चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड यूनिट है कंडीशंस एंड वारंटी। पूरे चैप्टर में अपन शुरुआत में देखेंगे कंडीशन क्या रहता है, वारंटी क्या रहता है, एंड फिर लिस्ट है अपने पास, ये कंडीशंस है, ये वारंटीज। लास्ट में छोटा सा टॉपिक केवीएट एम्प्टर, यूनिट खत्म। इतना सा यूनिट है, मैक्स मेरे हिसाब से 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। चलो सेक्शन नंबर 11, थोड़ा सा टाइम पास वाला सेक्शन। ये क्या बोलता है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। मतलब स्टिपुलेशन, पहली तो बात, स्टिपुलेशन मतलब क्या, जो भी, हाँ, सेलर जो भी बातें बोलेगा ताकि वो बायर को इंड्यूस कर पाए वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, उसको बोलते हैं अपन स्टिपुलेशन। तो स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब टाइम डिसाइड करो नहीं तो नहीं करो पेमेंट का, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बिल्कुल भी इसेंशियल नहीं है। तो कोई भी एक स्टिपुलेशन टाइम को छोड़ के इसेंस है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट का, ये किस पे डिपेंड करता, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स देखना पड़ेगा मुझे, कोई भी एक स्टिपुलेशन इसेंशियल है या नहीं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इसेंशियल हो गया तो उसे कंडीशन बोलेंगे, अगर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं तो वारंटी। तो ये बोलता सेक्शन नंबर 12। ये क्या बोलता है, स्टिपुलेशन जो है वो या तो कंडीशन हो सकता है या तो वारंटी हो सकता है। कंडीशन मतलब क्या, सबसेक्शन 2 में बोला गया है वो स्टिपुलेशन जो कि इसेंशियल है टू द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस चीज के लिए मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उस ही चीज के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल अगर कोई स्टिपुलेशन हो गया तो उसको अपन बोलेंगे कंडीशन। और अगर कंडीशन का breach हुआ तो अपन कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडिएट मतलब खत्म कर सकते, इतना डेंजर, इतना इसेंशियल रहता वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी खरीदते वक्त मैंने सेलर को बोला था कि मेरे को ऐसी गाड़ी बेचना कि मिनिमम 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिले। और अगर वो एवरेज नहीं मिला तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता? यस, क्योंकि मेन पर्पस क्या था गाड़ी खरीदने का, कि मेरे को 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज चाहिए। वो अगर नहीं मिला तो कंडीशन टूटा, और जब कंडीशन टूटा कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं अपन। ये कौन बोला, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 2। उसके बाद वारंटी। वारंटी मतलब क्या, वारंटी कोलैटरल टू मेन पर्पस। एकदम इसेंशियल नहीं, ये वर्ड क्या याद रखेंगे अपन, कोलैटरल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये इसेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसका अगर वारंटी का अगर ब्रीच हुआ तो पर्पस डैमेजेस क्लेम कर सकते, ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया नहीं जा सकता, रेपुडिएशन नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक समझा क्या? अब कोई भी स्टिपुलेशन, कंडीशन या वारंटी कैसे पता करेंगे अपन, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्टिकुलर केस है उसको जाके देखना पड़ेगा, तभी अपन बता सकते हैं। ऐसे कोई जनरल रूल नहीं कि ये ऐसा रहा तो कंडीशन, ऐसा रहा तो वारंटी। जो थोड़ा बहुत जनरल रूल है वो नीचे दे के रखा है उन्होंने। बाकी का अगर आपको डिटेल में जानना है तो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ाई करो और उसको सेक्शन नंबर 12 के हिसाब से पढ़ो। जो अगर कॉन्ट्रैक्ट का चीज टूटी वो देखो, क्या इसेंशियल था मेन पर्पस के लिए या कोलैटरल था। अगर इसेंशियल है कंडीशन, नहीं तो फिर वारंटी। और अगर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में ही बोल दिया कि ये पर्टिकुलर चीज वारंटी है तो क्या वो कंडीशन हो सकता है। डिपेंड करता, अगर वो मेन पर्पस के लिए है तो भले आप उसको वारंटी लिख लो स्पेसिफिकली, लेकिन फिर भी उसको अपन कंडीशन ट्रीट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 12, ये था सेक्शन नंबर 12। अब आते हैं अपन 13 पे। 13 बहुत मजेदार बात बोलता है। ये क्या, एक कंडीशन को अपन वारंटी की तरह कब मान सकते हैं? टूटी कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता लेकिन वो बोला नको, अपन सिर्फ डैमेज लेके काम चला लेते। ऐसे कर सकते क्या? कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 13 में बोला है कब कर सकते। सेक्शन नंबर 13 में बोला सब्जेक्ट टू द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय सेलर। ये जो बायर है, बायर मेरी वेव कंडीशन, कंडीशन को छोड़ दो, चल नहीं तो नहीं। जैसे कि ये घड़ी खराब हुई, मैंने बोला किधर जाके उसको नादी लगने का, दूसरी घड़ी लेके आते हैं। पैसे की कमी की अपने पास, एक घड़ी की दूसरी आई, मजा। तो समझा क्या मैंने क्या किया, कंडीशन को वेव कर डाला। क्या मैं कर सकता उसमें क्या। तो इस तरह से क्या होगा कि अब कंडीशन वारंटी की तरह ट्रीट हो गया, डैमेज लेने का तो लो नहीं तो जान दो। या मैं इलेक्ट कर सकता
कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह ट्रीट करूं और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की जगह पे बस डैमेजेस क्लेम। समझा? मतलब पहले हमें उसने बोला कुछ चीज मत कर, वेव कर डाल, खत्म, विषय क्लोज। नहीं तो जाके उससे थोड़े बहुत पैसे लेके आ, तेरे पे तेरे को जो करने का कर। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या बोलता? अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सीवरेबल नहीं है और बायर ने एक्सेप्ट करा है गुड्स या पार्ट ऑफ इट, मतलब समझो मैंने एक केक खरीदा, केक को कट किया, केक को कट किया और फिर समझा कि मैंने जो केक मंगाया तो कोई और ही चाहे भलता, तो क्या वो टूटा फूटा केक में फिर से दे सकता? नहीं। देखो ये क्या है, ये जो सेल है ना, जो गुड्स खरीदा आपने, वो सेवरेबल नहीं है, डैमेजेस क्लेम करना। हाँ, तो इस केस में क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है वो बस मैं ट्रीट कर सकता ब्रीच ऑफ वारंटी। लेकिन समझो मैंने 4 केक मंगाए, एक केक खाया, फिर समझा यार ये तो कुछ और है, तो बाकी के 3 रिटर्न कर सकते हैं अपन, कुछ अड़चन नहीं, लेकिन जो टूटा है उसका बस डैमेज क्लेम कर सकते। समझा कि ये एग्जाम में आने वाला बहुत भारी था। अगर आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगा, हमने ये केक मंगाया था, तुमने दूसरा डिलीवर किया हमारे घर पे, तो डैमेजेस में आपको जो चाहिए वो क्लेम करो। केक मंगाया, पूरा पूरा रिफंड कर दो। अब वो आगे जो इसको जज को पूछता हूँ। चलो आगे, अब देखो यहाँ तक हमें समझा कि कंडीशन क्या रहता है, वारंटी क्या रहता है। अब अपन देखेंगे कंडीशन, जो इम्प्लाइड कंडीशन से कुछ वो देखेंगे, और उसके बाद इम्प्लाइड वारंटीज देख लेंगे। खत्म फिर चैप्टर। यूनिट यूनिट फॉलोइंग कंडीशंस आर इम्प्लाइड, मतलब बोलने की गरज नहीं, वो हिच, आप बोलो या नहीं बोलो। सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन ए में बोला है कंडीशन टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल का मतलब क्या, कि अगर मैं सामान बेच रहा हूं ना, तो मेरे को राइट टू सेल है। आगे देखा था हमने कि जो बेच रहा है उसके पास अगर राइट टू सेल नहीं है तो फिर वो सेल नहीं हो सकता, टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। सेक्शन नंबर याद आ रहा है? सेक्शन नंबर 27 बोलता है, एक नंबर, in every contract of sale first implied condition on part of seller क्या है, कि अगर सेल कर रहे हो ना दोस्तों आप, तो आपके पास राइट टू सेल चाहिए। और अगर आप एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हो तो राइट टू सेल होना चाहिए, तब जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी ना आगे जाके, तब आपके पास राइट टू सेल होना चाहिए। एग्रीमेंट, अच्छा, और सेल क्या रहता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या रहता, यूनिट 1 में देखा था। सेक्शन नंबर 15 पे आते हैं अपन, ये बोला सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर खुद होके मैंने या बायर ने डिस्क्रिप्शन दे दिया गुड्स का कि मेरे को ये चलेगा, आपको ये मिलेगा, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, होने ही चाहिए हूबहू। लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता? खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन टूटा। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 में बोला था अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट, और यहाँ पर 15 में भी बोला है उसने कि buyer is not bound to accept and pay for the goods जो कि not in accordance with description। समझा क्या? कंफ्यूजन के लिए स्कोप रखा नहीं, ऊपर भी बोला कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते, यहाँ पर भी बोल दिया उन्होंने। डायरेक्टली आते सेक्शन नंबर 17 पे, ये बोला सेल बाय सैंपल। सैंपल में 3 चीजें याद रखेंगे अपन। जो मैंने सैंपल है ना, सैंपल देखा, तो बल्क शाल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी, जो क्वालिटी इसकी है बल्क की भी क्वालिटी वही चाहिए। दूसरा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कंपेयर करूं मैं बल्क को सैंपल से, अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो एक्सरसाइज करूं या नहीं वो मेरे पे, मैंने नहीं किया तो नहीं किया फिर, लेकिन सामने वाला होके मेरे को नहीं बोल सकता भैया आप चेक ही नहीं कर सकते। वो कोई कंडीशन नहीं रखे कि आप चेक, आपको करना है चेक तो कर लो, नहीं करना है तो नहीं करो। और तीसरा क्या, गुड्स जो है ना फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम अनमार्केटेबल। जो लैटेंट डिफेक्ट रहता, जो प्राइमा फेसी बस देख के समझेगा नहीं कि डिफेक्ट है, ऐसा छुपा हुआ डिफेक्ट नहीं चाहिए गुड्स में। अगर रहा तो फिर कंडीशन टूटेगी। और सेक्शन नंबर 15 में एक और बात, यहाँ पे भी 15 था, यहाँ पर भी 15 है, इसमें सब सेक्शन नहीं बोला गया। सेक्शन नंबर 15 में अकेले चाहिए बस, तो उसमें वो क्या बोला, सेल
सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। ऊपर बस डिस्क्रिप्शन का अलग, सैंपल का अलग, और दोनों आ गए। तो अगर दोनों आए तो दोनों में से एक भी टूटा तो कंडीशन टूटी, लेकिन अगर दोनों टूटे तो कंडीशन 100% टूटी। फिर तो दोनों की दोनों, अगर मैंने सैंपल भी देखा है और डिस्क्रिप्शन भी बोला है, तो जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मीट होना चाहिए, और जैसे सैंपल है वैसे सामान चाहिए, दोनों की दोनों। नहीं तो अगर कोई सर एक टूटा तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट सीधा सीधा रेपिडेट, क्योंकि ये इम्प्लाइड कंडीशन है। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 यानी सबसेक्शन 2 दो बाकी है, फिर कंडीशन खत्म हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये क्या बोला, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये बहुत मस्त बात करता है, कंफ्यूजन का पूरा पूरा स्कोप है, इसलिए एग्जाम में इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डिनरीली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए ऐसे कोई कंडीशन ही नहीं है। आप देखो आपका, ये नीचे भी देखेंगे अपन केवी टेम्पटर में, लॉ ने क्या बोला, सामने वाले को अगर खराब क्वालिटी का सामान बेचना है तो बेचने दो ना, लॉ क्यों बोले ना बेचे। ऐसे कोई कंडीशन नहीं कि सामान अच्छे क्वालिटी का चाहिए। लेकिन अगर ये तीन चीजें सेटिस्फाई हुई तो फिर इम्प्लाइड कंडीशन रहेगी। अगर मेरे को सड़े हुए एप्पल बेचने तो क्या मैं बेच सकता हूँ, कुछ अड़चन नहीं है। लेकिन अगर ये तीन हुई ना कंडीशन सेटिस्फाई, तो फिर मैं नहीं बेच सकता। पहला क्या है, बायर शुड रिलाई ऑन स्किल एंड जजमेंट। मैं गया शॉप पे, या फिर मैं सेलर हूँ समझो, सामने वाले से समझो सुजीत है, सुजीत ने बोला भैया मेरे को एप्पल चाहिए, आपके हिसाब से कोई भी 1 किलो दे दो। उसने रिलाई किया मेरे स्किल पे, तो फिर अब मैं सड़ के एप्पल दे सकता क्या उसको, या अगर देना तो उसको बोल के देना पड़े। मैंने अगर ऐसा बोला कि अच्छे है एप्पल, हाँ ले लो, तो फिर ये कंडीशन टूटी, क्योंकि उसने मेरे स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया, उसने खुद देख के नहीं लिया। नहीं जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यहाँ कंडिशन आहे की जर उन्हें रिलाय करे मार्फत तर पचे ऍपल चोखा चाहिए, उसा एप्पल चोखा रहने गरज नहीं। आपके हिसाब से दो तो अच्छे देने पड़ेंगे। हाँ अगर, हाँ, अगर सुजीत सुजीत आया और उसने उसके उसके लिए और फिर खराब निकले तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आपने लिए वो, मैंने थोड़े आपको बोला ये लो ये अच्छे। समझा, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला, बायर शुड हैव पेड नोट टू सेलर पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर सप्लाइड। तो गुड्स किस चीज के लिए चाहिए आपको, अगर आपको मैन्योर बनाना है उससे, मैन्योर खत खत उसको भी सड़ाने पड़ते हैं अपन, या फिर समझो गेहूं, गेहूं से आपको बनाना है, समझ रहे हो, हाँ एप्पल से भी, हाँ एप्पल से भी आपको बनाना है, ग्रेप से। तो अगर आपने मेरे को बोला कि वाइन बनाने के लिए चाहिए तो फिर मैं आपको खराब दे सकता, लेकिन आपने अगर बोला खाने के लिए, पेशेंट है घर में, दादी जी, हाँ उनको देने का है, तो फिर मैं खराब दूं क्या, क्या फिर आप मेरे को आके बजा सकते, क्या यस, मतलब हाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं बस। समझाइए, पहला क्या, स्किल और जजमेंट पे डिपेंडेंट होना चाहिए, रिलाई करना चाहिए, और दूसरा क्या, बायर ने बताना चाहिए सेलर को कि किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए खरीद रहे अपन। अच्छा ये रिवीजन छोड़ के मैं एक्सप्लेन करते बैठ रहा शायद, ठीक है चलो, हाँ। गुड्स मस्ट बी ऑफ डिस्क्रिप्शन इन बाय द सेलर, भले ही वो मैन्युफैक्चर है या नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एप्पल उसने पेड़ पे उगाए या खरीद के लाए फर्क नहीं पड़ता, जो डिस्क्रिप्शन उसने बोला उस डिस्क्रिप्शन के ही चाहिए मेरे को। ये दो तीन आगे पॉइंट्स बोले उन्होंने। पहला पॉइंट क्या बोला, दिस इम्प्लाइड कंडीशन विल नॉट अप्लाई अगर आपने ट्रेडमार्क या पेटेंट नेम के अंदर कोई खरीदा है सामान, आप आए, आप बोले कि मेरे को ये ब्रांड, कोई ये है ब्रांड एप्पल में रह सकता, मेरे को नहीं पता लोगों, हाँ हाँ यस, फिर वो भी खराब निकलो नहीं तो कुछ निकलो, क्योंकि आपने मेरे स्किल पे रिलाई नहीं किया, फिर आपने वो ब्रांड का मांगा मैंने दे दिया, फिर वो अलग 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 सेक्शन के अंदर ठुके गया। हाँ, अलग एक्ट का अलग सेक्शन, फिर तो लंबा जाएंगे। इन सम केसेस purpose may be ascertained from conduct of parties or from nature of goods sold। तो ये जो पर्पस है ना, ये पर्पस यहाँ पर सेकेंड इसमें क्या बोला, पर्पस बताना पड़ेगा। लेकिन अगर समझो कोई एक चीज है जो पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए यूज है,
तो फिर पर्पस बताने की गरज नहीं है, वो बायर को त्याग, सेलर को त्याग करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या बोला, अगर एक ही पर्पस है तो फिर वो पर्पस बनाने की गरज है। ऊपर क्या बोले कि जो सामान खरीद रहे हो उससे अगर अंदाजा लग रहा है कि पर्पस क्या है, तो फिर पर्पस बताने की नहीं गरज। और जो सामान खरीदा वो अगर एक ही पर्पस के लिए यूज होता, हाँ, तो वो एक ही पर्पस के लिए रहती। अब ऐसी लोग क्या, मैं कोई, ऐसे लोग एसिडिटी के लिए रहती, अगर सर्दी हुई तो ऐसे लोग लूंगा क्या मैं? नहीं। तो फिर उसको अगर मैंने ऐसी लोग मांगी और समझो ऐसे लोग ने काम नहीं किया सही से, तो क्या मैं उस पर सू कर सकता हूँ? क्यों नहीं? ट्रेडमार्क के अंडर में मैंने उसको बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, आप दो अभी आपके हिसाब से, फिर इम्प्लाइड कंडीशन में कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, ये आगे के दोनों टाइपर्स, ये क्या बोला, इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स मर्केंटेबल क्वालिटी की चाहिए, मतलब इस हिसाब से आप गुड्स बेचो कि मैं सामने, मतलब जो बायर है वो आगे जाके भी फिर से बेच सकता है, थोड़े अच्छे क्वालिटी की चाहिए हो। और अगर ईटेबल से, तो मार्केटेबिलिटी वाला कंडीशन तो रहेगा ही, सामने wholesale खाने के लायक के बीच ही। इसमें एग्जांपल क्या था, वो दूध खरीदा, उसमें डेंगू के बैक्टीरिया थे, उसकी बाइक हो गई हॉस्पिटल में, तो क्या हॉस्पिटल का बिल रिकवर कर सकता है पुलिस? कर सकते, हाँ, मच्छर से, सही जवाब। ये वीडियो में डालेंगे। अब क्या है, वो जोक मैंने मारा था, वो फिर से मारा, इसलिए वीडियो एडिट कर देंगे, किरण देने का चाहिए। सगळ्याजण देखील ना, आगे के प्लान है। देखो अब ये क्या बोला, अब 3 वारंटी बस, कंडीशन ने बहुत परेशान किया। वारंटी 3 है बस, और 4th जो है वो आईसीआई ने खुद की तरफ से दी है, एक्ट में नहीं लिखा हुआ है वो बोनस, बायो 3 गेट 1 फ्री। अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, मतलब अगर मैंने कोई सामान खरीदा, ये वारंटी है कि वो सामान खरीदने की वजह से, क्योंकि वो मेरे पोजीशन में, तो मेरे को डिस्टरबेंस होना नहीं चाहिए। समझो मैंने एक फोन खरीदा सेकेंड हैंड, और उस पर कंटिन्यू फोन पे फोन आते रहे, तो ये वारंटी टूटी। बायर शैल हैव, सुनो ना, बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ गुड्स। जब भी मैं गुड्स खरीदूंगा, तो उसके वजह से मेरे को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ये है इम्प्लाइड वारंटी। अगला, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस, मतलब अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, तो वो सामान पे किसी का चार्ज क्रिएटेड नहीं चाहिए। क्या मैं सामने वाले को जाके पूछूंगा, जब मैं फोन, क्या ये फोन आपने किसी के पास गिरवी रखा है, इस पे लोन लिया है क्या, ऐसे पूछते क्या अपन? क्यों बोलेगा हाँ नहीं? वो इम्प्लाइड है, मैं खरीद लूंगा, लोन वोन का तू तेरे देख ले, ये इम्प्लाइड कर। अगर समझो लोन रहा, सामने वाला आया ये लेके गया, तो मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। समझ रहा कहीं? अगला, क्वालिटी। क्या क्वालिटी का कोई रहता, क्वालिटी की कंडीशन है क्या, कोई इम्प्लाइड कंडीशन है ऐसे तो नहीं है। और ये क्या बोला, इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस में बी annexed और attached by usage of trade। ये बस पढ़ के छोड़ने वाले। तो अगर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप गुड्स यूज कर रहे हो, तो फिर इम्प्लाइड वारंटी रहेगी। और ये लास्ट में मस्त बोला इन्होंने, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर कोई गुड्स इन्फ्लेमेबल है, या अगर खाया तो पॉइजनस है, तो ऐसा अगर गुड्स है कोई, तो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। जैसे कि अपन सोप्रामाइसिन खरीदते, देखा रहेगा उस पे लिखा हुआ रहता है, डू नॉट कंज्यूम, 5 साल 10 साल से नीचे वाले बच्चों को यूज मत करने दो, वो उनसे दूर रखो। हाँ, परफ्यूम पे लिखा हुआ रहता है इन्फ्लेमेबल। हाँ, क्यों? यो भी लिखे रहे की जर 5-7 साल रा खाली आहे, तर व्यान हात में नको देवा यूज करेल, इसो वे लगाई सके, पण आपण लगवणार आहे, स्वतः कर नको वे खाई। समझा? तो अगर मैंने डेंजरस नेचर अगर डिस्क्लोज नहीं किया, मैं इग्नोरेंट था, ठीक है, तो सेलर को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, सेलर विल बी लायबल फॉर डैमेजेस।
समझा? जैसे एक बार क्या हुआ था, बहुत साल पहले क्या था, कलर चेंज कर दो। चलो लास्ट पॉइंट अपना केवीए टेम्पटर, ये बहुत भारी बोलता है भाई, ये नहीं तो छोटो करने का ना दिन और वो बोला से केवीए टेम्पटर क्या बोलता, केवीए टेम्पटर बोलता लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। सेलर की जिम्मेदारी नहीं उसको 4 बार बोलने की इसमें ये खराब है, तेरे को ये हो सकता है, ये खराब है, कई को खुद का बोलेगा खराब, बायर को अवेयर रखो, उसको क्या लेने का उसको पता चाहिए। हाँ, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, मतलब ये जो सेक्शन जब आप पढ़ रहे हो ना, तो ये पूरा के पूरा एक्ट भी याद रखना पड़ेगा, और पूरे के पूरे इंडिया में जो भी सारे सेक्शंस आप पे एप्लीकेबल है, जो भी लॉज एप्लीकेबल है, सब के सब आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आप ये पढ़ो क्या इंटरप्रेट करो। देयर इज नो कंडीशन और वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड सप्लाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। तो ऊपर भी पढ़ा था हमने कि वैसे तो कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं रहता, नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी। तो अगर सेल हो रहा है तो डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर क्या होता है, लेट द बायर बी अवेयर when seller displays their goods in open market, it is for the buyer to make proper selection of goods. If goods turn out to be defective, he cannot hold seller liable. जब भी ओपन मार्केट में आप जाके खरीदते हो, आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि जिस चीज के लिए आपको गुड्स चाहिए वो सेटिस्फाई होगा क्या। जैसे आपने जाके एक चप्पल खरीदी 150 रुपए पे, 2 दिनों में टूट गई, तो क्या आप सेलर को जाके सू कर सकते? नहीं, आपको ध्यान दो ना, आप दिमाग लगाओ 150 रुपए में क्या आएगा। Seller is in no way responsible for a bad selection of buyer. Seller is not bound, ये बहुत मस्त, seller is not bound to disclose defect in goods which he is selling. जो वो सामान बेच रहा है उस चीज में अगर कोई डिफेक्ट है, तो जब तक बायर खुद होके नहीं पूछता तब तक बताने की जिम्मेदारी नहीं सेलर। इसके कुछ एक्सेप्शन से क्या बोले, फिटनेस एज टू क्वालिटी ऑफ यूज, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 जो बोलता, ये क्या बोलता अगला, ब्रांड नेम के अंडर अगर खरीदा है तो फिर केवीटीएम करने लगेगा। डिस्क्रिप्शन अगर है तो फिर अभी क्या बायर को अवेयर रहने का, डिस्क्रिप्शन दिया है बायर ने, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चाहिए, सेलर को देना ही पड़ेगा। मार्केटेबल क्वालिटी की अगर सैंपल है तो ये एक्सेप्शन नहीं लगेगा, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन है तो नहीं लगेगा। ट्रेड में अगर यूज कर रहे हैं, यूजेज ऑफ ट्रेड यहाँ पे जो बोला था, हाँ, और अब लास्ट में क्या है, सेलर एक्टिवली कंसील्स डिफेक्ट और इज गिल्ट ऑफ फ्रॉड, मतलब बायर ने पूछा इसमें कुछ खराबी है क्या, ऐसा है क्या, फिर ने बोला वो एक्टिवली उसने कंसील किया, तो फिर केवे टेम्पटर नहीं लगेगा। वैसे तो सेलर ने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर बायर ने खुद होके पूछा तो सेलर को बताना पड़ेगा। समझा क्या, ये था यूनिट नंबर 2।